तो देखिए आज का जो टॉपिक है, जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक आप लोग जो डिस्कस करते थे वो करते थे डायरेक्ट करंट के बारे में, है ना। जैसे आप लोगों ने कभी भी चीज़ें देखी होंगी, आप लोगों ने अगर ऐसे एक सोलेनॉइड लगाया, याद है तुम लोगों ने यहाँ पे लगाते थे तुम लोग एक बैटरी, है ना। अभी तक अपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी जितनी भी बार तुमने करंट फ्लो करवाई, आप उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताते थे और हर बार आप देखते थे वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैटरी जो है वो ज़रूर लगी होती थी। लगी होती कि नहीं लगी होती थी? यानी कि आप लोग डील करते थे किसके साथ? डायरेक्ट करंट के साथ। किसके साथ डील करते थे? डायरेक्ट करंट के साथ। डायरेक्ट करंट जो होती है वो एक ऐसी करंट होती है जो यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? ये जो हमारे पास डायरेक्ट करंट होती है ये कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अगर यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना है तो इसकी एक ही डायरेक्शन है जो इस तरह से शो की जाती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन होना। इसके पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। एक जैसे आपको पता चलता है सेल में, जैसे आपके फ़ोन में भी लिखा होता है ना, ये यहाँ कोई होता है ना, जैसे कोई सेल ले लो आप, उस पर भी लिखा होता है इतना ईएमएफ है, इतना इसका वोल्टेज है और इतनी एम्पेयर करंट ये देने वाला है, 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर, है ना। वो लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? तो ये एक्चुअली हम लोग डील कर रहे होते हैं डायरेक्ट करंट के साथ, और जिसकी हमको पर्टिकुलरली, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन एक ही होती है, दो डायरेक्शंस नहीं होती है, एक ही इसकी डायरेक्शन होती है, यूनिडायरेक्शन होता है, कांस्टेंट इसका मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए आप लोग देखोगे जो भी तुम्हारे पास डायरेक्ट करंट के जो सोर्स तुम्हारे पास होते हैं, बैटरी वगैरह होती हैं, जो सेल वगैरह होते हैं, उन पे पर्टिकुलरली लिख दिया होता है उन्होंने स्टार्टिंग में ही कि इसके पास इतनी वोल्टेज है, इसके पास इतनी एम्पेयर की करंट है। याद है आपने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था? एसी जनरेटर में जो करंट आपने जनरेट की, जो करंट आपने वहां पे प्रोड्यूस की, क्या वो करंट अल्टरनेटिंग थी कि डायरेक्ट थी? आप लोगों ने उसका याद है ग्राफ बनाया था ग्राफ कैसा बना था? कैसी थी उसकी शक्ल? दो फेसेस में था सर, ऐसा कुछ सांप जैसा बन रहा था। यहाँ पे करंट थी, यहाँ पे टाइम था। तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो एसी जनरेटर होता है उसमें जो करंट हमारे पास बनती है वो डायरेक्ट करंट नहीं होती, एक ही कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती उसकी करंट की, यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि कुछ समय वो पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव फेज, एक टाइम नेगेटिव फेज, फिर पॉजिटिव फेज, फिर नेगेटिव फेज। और आप देख रहे हो इसमें क्या खास बात है, आप देख रहे हो इसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है। पहले 0 है, फिर बन गई, फिर मैक्सिमम पहुंची, फिर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर 0 पहुंची, फिर वापस इंक्रीज हुई बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इंक्रीज हुई बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर 0 पहुंच रही है। तो इसने क्या किया? इसने अल्टरनेटिंग करंट ने किया, इस वाली अल्टरनेटिंग करंट ने खासकर क्या किया? मैग्नीट्यूड बदला कि नहीं बदला? भाई इसकी वैल्यू क्या लिखोगे तुम लोग? क्या 1 एम्पेयर की करंट है? कैसे बोलोगे 1 एम्पेयर की करंट है? आप बोलोगे कि भैया ये तो 0 से शुरू हो रही है, मान लो 10 इसकी पीक वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर ये करंट ना 0 से 10 के बीच की है, 0 और 10 के बीच में ये करंट हमको मिल रही है। एक्जैक्टली आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि 10 एम्पेयर की करंट है। क्यों भाई 10 एम्पेयर की करंट कैसे बोल सकते हो? 10 एम्पेयर करंट तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे होगी, कोई समय होगा जब इसकी वैल्यू 10 एम्पेयर होगी, हर बार तो नहीं होगी। ये तो पंगा है ना इसमें, है ना। अगले ही पल, अगले ही सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद इसकी वैल्यू 9 हो चुकी होगी। जब आप सोच रहे होंगे कि किसकी क्या वैल्यू है, अगर क्या कांस्टेंट नहीं है ना, अगले पल इसकी वैल्यू 8, फिर 9, फिर 6, फिर 7, फिर 0, फिर वापस इंक्रीज कर रही है बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो यानी कि अल्टरनेटिव करंट हम लोग एक ऐसी करंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कांस्टेंट नहीं है, जो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, इसके बारे में हम लोग आप सीखने वाले हैं। तुम्हारे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे तुमने एक डायरेक्ट करंट लगाई हुई है, ठीक है। डायरेक्ट करंट लगाई है, मान लो 10 एम्पेयर की करंट है, चल रही है यहाँ पे 10 एम्पेयर की करंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पता है हमें 10 एम्पेयर की करंट मूव हो रही है। सपोज करो सेम रजिस्टर मतलब वही जैसे 10 ओम का रजिस्टर लगाया, मान लो 10 ओम का यहाँ पे रजिस्टर लगाया, सेम रजिस्टर है, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, ऐसे करके बनाते हैं अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। अब क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू तो होती नहीं करंट की, तो यहाँ पे तो हम रेंज देंगे कि भैया 0 से 10 एम्पेयर की करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है। लेकिन अगर हम रेंज दे रहे हैं, रेंज रोवर नहीं दे रहे हैं, रेंज दे रहे हैं, तो अब अगर कोई ये पूछे भी बता यार कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो तुम क्या बोलोगे? यार पता नहीं कितनी हो रही है, कभी 0 होती है, कभी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी इसकी वैल्यू 10 चली जाती है, फिर वापस मुड़ जाती है, फिर कभी नेगेटिव में चल जाती है। तो एग्जैक्टली फिर कितनी करंट फ्लो हो रही है कैसे बताओगे? वही बात आ गई, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, तो एवरेज निकालोगे तो 0 आ रही है। ऐसा भी नहीं है ना 0 कहाँ, अगर तुम सोचते पॉजिटिव नेगेटिव सर 0 है, टोटल तो 0 है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है इसके अंदर, टच करके देख लेना अगर 0 लग रही है तो, है ना। हल्का हल्का महसूस होगा, बॉडी नीचे होगी, हम ऊपर होंगे,
तो पता चल जाएगा कि जीरो तो नहीं थी, तो इसका मतलब कुछ तो था। फिर क्या था उसका कैसे पता करें? इसका मतलब हमें एक स्टैंडर्ड तो सेट करना ही पड़ेगा यार। इसकी एक तो वैल्यू, अब 0 से लेकर 10 के बीच की कोई ना कोई वैल्यू तो हमारे पास होनी चाहिए जो मैं बता पाऊँ यार इसमें इतनी करंट फ्लो कर रही है। बट कैसे? वो एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू, एक रेफरेंस वैल्यू, स्टैंडर्डाइज वैल्यू बोल सकते हैं, रेफरेंस वैल्यू बोल सकते हो। वो रेफरेंस वैल्यू में यहाँ पे कितनी रखूँ? 0 ही रख दूँ या 10 रख दूँ या 5 रखूँ, 6 रखूँ? कैसे डिसाइड करूँगा मैं? कुछ ना कुछ तो मुझे बोलना पड़ेगा ना यार कि भैया इसमें करंट फ्लो हो रही है। 0 तो नहीं बोल सकता भाई, चल तो रही है करंट, है ना? तो कितनी बोलूँ? 10 बोल दूँ डायरेक्ट? 10 भी नहीं बोल सकता यार, क्योंकि एक टाइम पे तो 0 भी है ना? कितनी बोलें? 5 बोलें, 10 बोलें, क्या बोलें? क्या रेफरेंस वैल्यू रखें? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू सेट करेंगे। सपोज कर लेते हैं, और ये डेफिनेशन क्या बोलती है जो तुम्हारी किताबों में लिखी है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। सपोज करो तुम्हारे पास ना इस तरह से एक बीकर है और इस बीकर में पानी रखा हुआ है, ठीक है? इस तरह से तुम्हारे पास एक और बीकर है, इसमें भी तुमने पानी रखा, सेम क्वांटिटी, बिल्कुल बराबर पानी, ठीक है जी, सेम वाटर, ठीक है? जितना इसमें इतना इसमें, सही है? समझ आई? सपोज करो तुमने इसमें भी एक रॉड डाली हुई है, गर्म कर रहे हो पानी को तुम लोगों ने, और इसमें जो करंट चल रही है ना वो ये चल रही है, कौन सी? डायरेक्ट करंट चल रही है। पता है आप कितनी चल रही है? 10 एम्पीयर की करंट चल रही होगी, है ना? चलो डायरेक्ट करंट जितनी चल रही है। अब यहाँ पे भी आपने क्या किया? एक रॉड डाल दी, अब यहाँ पे भी करंट चल रही है ना? अब यहाँ पे तो रेंज है, ये तो वेरिएबल करंट है, 0 से लेकर 10 एम्पीयर की करंट चल रही है, यहाँ पे करंट चल रही है, यहाँ पे भी करंट चल रही है, ठीक है? अब मान लो कि 10 मिनट तक तुमने करंट फ्लो करवाई, मान लो यहाँ पे भी तुमने 10 मिनट के लिए करंट फ्लो करवाई, सेम टाइम के लिए करंट फ्लो करवा दी, ठीक? क्लियर है यहाँ तक? सेम टाइम के लिए करंट फ्लो करवा दी। अब मान लो कि 10 मिनट में ना इसने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे पहुँचा दिया, 10 मिनट में यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच गया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच गया। अब चलो एक चीज़ मानते थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए, मान लो यहाँ पे 10 एम्पीयर करंट नहीं, डायरेक्ट करंट अभी तुमने 7 ही एम्पीयर फ्लो करवाई थी। सपोज कर लेते हैं कि अभी तुमने डायरेक्ट करंट कितनी फ्लो करवाई? 7 ही एम्पीयर करंट फ्लो करवाई। थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मान लो इसमें जो डायरेक्ट करंट फ्लो कर रही है वो कितनी कर रही है? 7 एम्पीयर। इसमें कितनी कर रही है? अब इसमें तो यार किसी समय तो 0 भी कर रही होगी, किसी समय 1 कर रही होगी, किसी समय 5 कर रही होगी एम्पीयर, कभी 10 भी कर रही होगी, है ना? ये तो रेंज है ना। 10 मिनट तक इस बीकर में एक रेंज ऑफ करंट फ्लो करती रही, 0, 10, -10, 0, 10, -10, है ना? 1, 2, 3 सब कुछ, और 10 मिनट लगे इसको पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने के लिए। डायरेक्ट करंट 7 एम्पीयर करंट लगातार 7 ही एम्पीयर करंट चलती रही, कांस्टेंट फ्रंट करंट चलती रही। 10 मिनट में इसने भी टेम्परेचर राइज करवा दिया, वाटर को हीट करवा दिया, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। सेम हीट है, जितना पानी ये गर्म है इतना पानी ये गर्म है, सेम हीट प्रोड्यूस की 7 एम्पीयर की करंट ने। यानी कि ये जो करंट है डायरेक्ट करंट, ये जो है अल्टरनेटिंग करंट, सेम इफेक्ट इसने 7 एम्पीयर की करंट ने सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया जितना कि अल्टरनेटिंग करंट की एक रेंज ने इफेक्ट प्रोड्यूस किया था, मतलब हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस किया था। तो ये जो मेरे पास ये जो वैल्यू होगी ना डायरेक्ट करंट की, ये जो वैल्यू होगी डायरेक्ट करंट की, याद रखना डायरेक्ट करंट की ये जो वैल्यू होगी, क्योंकि मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू लानी है ना, इस रेंज में से मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू लानी है, इस रेंज में से मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू को उठाना है और बोलना है कि भैया ये इसको नाप लो तुम लोग। अब वो पर्टिकुलर वैल्यू कहाँ से लाएं? हम कहते हैं भाई ये काम कर लो, जितना हीटिंग इफेक्ट ये वाली करंट देती है और सेम समय में जितना हीटिंग इफेक्ट अल्टरनेटिंग करंट की वो रेंज देती है, तो अगर ऐसा है तो ये जो करंट है ना डायरेक्ट करंट की ये जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को बोल देंगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। 0 to 10 में से मुझे एक वैल्यू लेनी थी, या इसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी बोल सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट आई इफेक्टिव भी बोल सकते हो यार। दिस इज इफेक्टिव वैल्यू। 0 से 10 में से 7 इसकी इफेक्टिव वैल्यू है, क्योंकि 7 के टाइम पे बराबर टाइम पे बराबर हीट इसमें प्रोड्यूस हो जाती है।
समझ आया? अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भैया इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है। अगर अब आप बोलो, बताओ भाई इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही थी सर्किट में, क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर एग्जैक्ट तो, अब बोलोगे यार ऐसे तो चेंज होती रहती है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इस करंट की कितनी है, या इफेक्टिव वैल्यू इसकी कितनी है, या इसका एक नाम और होता है वर्चुअल वैल्यू। वर्चुअल समझते हो ना, रियलिटी नहीं होती, वर्चुअल अलग चीज होती है ना, लगता है रियलिटी है बट होती नहीं है ना। इसको वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी बोल सकते हो। इस सर्किट में एक्चुअली वर्चुअली कितनी करंट फ्लो कर रही है, वर्चुअली कितनी करंट फ्लो कर रही है, 7 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। हमें लग रहा है कभी 0 कभी 10 कभी -10, लेकिन वर्चुअली अगर बोले एक वैल्यू अगर देनी हो, वो कितनी करंट फ्लो कर रही है, वर्चुअल वैल्यू। और इसको बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वो कितनी है, 7 एम्पेयर है। कितनी है, 7 एम्पेयर। एक बार और समझते हैं, देखो सुनो, इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, कैसे आपने वर्चुअल लाई, कैसे IMRS वैल्यू लाई, कैसे आपने बोला सर इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, कैसे निकालोगे, कौन फॉर्मूला से निकालोगे, I2RT से निकालोगे कि निकालोगे? कितनी करंट फ्लो कर रही है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, कितने समय के लिए, कितनी हीट प्रोड्यूस करती है। इसमें अगर आपने, इसमें भी हीट प्रोड्यूस हुई, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, I2RT वाले फार्मूले से निकालोगे कि नहीं निकालोगे? निकालोगे ना। अब सुनो ध्यान से देखना, पहले भाई देख लो इसको, लिखने वाला सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, समझने वाला यहाँ पे समझो। देखो सेम टाइम सेम हीट, सेम टाइम सेम हीट, सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए दोनों बीकर्स में। जब ऐसा होता है, ये तो वेरिएबल है ना यार, ये तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है, ये आई क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, ये तो वेरिएबल है, ये तो वेरी करती रहेगी, इसकी एक वैल्यू तो है नहीं है। तो इसकी एक वैल्यू में कैसे सेट करूं? मैं बोलूंगा अगर सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस होती है, उस समय जितनी करंट, जितनी वैल्यू इसकी होगी, कौन सी, इस डीसी करंट की जितनी वैल्यू होगी, इस डीसी करंट की जितनी वैल्यू होगी, उसी को तुम लोग क्या कह दो, IRMS ऑफ AC। किसका? IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दिस करंट, दिस I बिकम IRMS व्हेन सेम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। जब सेम अमाउंट ऑफ हीट, जितने टाइम में ये हीट प्रोड्यूस करता है उतने टाइम अगर ये भी हीट प्रोड्यूस करेगा ना, उस समय जो डीसी करंट की वैल्यू जो होगी ना, वही वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की IRMS वैल्यू बन जाती है, या I इफेक्टिव बोल सकते हो, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा तो नहीं पता चल रहा था मैं कितनी वैल्यू लिखूं, अब मैं बोल सकता हूं कितनी लिखूं, मैं बोलूंगा ठीक है यार 7 एम्पेयर लिख दे, क्योंकि 7 एम्पेयर डीसी से उतना ही पानी गर्म होता है, 7 एम्पेयर डीसी करंट से उतना ही पानी गर्म होता है जितना 0 to 10 एम्पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की रेंज से होता है। समझ गए? 7 एम्पेयर की करंट से उतना ही पानी गर्म हो जाता है, उतने समय में, सेम समय में सेम पानी गर्म हो जाता है जितना 0 to 10 एम्पेयर की अल्टरनेटिंग करंट की रेंज गर्म करती है। इसलिए तुम एक काम करो, 0 to 10 बोलने के बजाय यही बोल दो कि भैया इसमें भी 7 ही एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है। आई ना बात समझ में, कि 0 to 10 एम्पेयर करंट बोलने की बजाय तुम लोग ये बोल दो कि इसमें भी 7 ही एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही थी, क्योंकि वो 7 एम्पेयर की करंट सेम ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है ना। अब समझ आया? अब समझ आया कि नहीं आया? पता चल गया? पक्की बात है ना? कि हमें कैसे पता चलेगा? 0 to 10 एम्पेयर करंट की रेंज है, हमने तो एक वैल्यू लेके चलना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा? हम कैसे डिसाइड कर लें कि मैं कौन सी वैल्यू ले लूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कौन सी लूँ? मैंने क्या किया, मैंने 2 बीकर रख दिए, एक में वायर डाल दी, कौन सी, डीसी करंट की, एक में डाल दी अल्टरनेटिंग करंट की। सपोज करके चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट की रेंज है 0 to 10 एम्पेयर, डीसी करंट हम जो फ्लो करवा रहे हैं मान लो 7 एम्पेयर की कर रहे हैं। अब सेम अगर अमाउंट ऑफ हीट सेम टाइम में, मान लो 10 मिनट में इसको रखा, 10 मिनट उसको रखा, 10 मिनट में इस रेंज ने भी, 10 मिनट में इस रेंज ने भी 0 to 10 एम्पेयर की जो अल्टरनेटिंग करंट की रेंज थी, उसने भी उतना ही पानी गर्म कर दिया जितना कि 7 एम्पेयर करंट ने किया। तो तुम खुद सोचो ना यार, इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते यार एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी 7 ही एम्पेयर की करंट चल रही होगी, इसमें भी 7 ही एम्पेयर की करंट चल रही होगी, क्योंकि पानी तो बराबर ही गर्म हुआ सेम समय में। इसका मतलब इसमें भी उतनी ही करंट फ्लो कर रही होगी, सेम ही करंट फ्लो कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी। इसीलिए इसको, इस डीसी करंट की उस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। या अलग नाम भी है, ये लंबा बोल लग रहा है बोलने में, तो तुम लोग उसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट बोल सकते हो, और छोटा बोलना तो वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन बोलना है, बोल सकने से ऐसा नहीं कि बोलो ही नहीं। ठीक है, अब अगर हम इसकी डेरिवेशन ड्राइव करने चलें तो देखते हैं ना, डेरिवेशन ड्राइव करके देखते हैं जरा क्या आंसर आता है कि पीक वैल्यू के साथ इसकी क्या रिलेशन बनती है। पीक वैल्यू समझते हो क्या होती है?
ये जो हाईएस्ट वैल्यू बन रही है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू ये मान लो ये है, ये आई नॉट है। जब इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 0 to 10 एम्पियर था तो 10 इसका मैक्सिमम इसकी वैल्यू थी, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू के साथ हमारी IRMS यानी कि जो इफेक्टिव वैल्यू आ रही है उसकी आपस में क्या रिलेशन है? अब इफेक्टिव वैल्यू यहाँ नहीं ना होगी, आई नॉट तो नहीं है ना, IRMS आई नॉट के बराबर तो नहीं है, कहीं इफेक्टिव वैल्यू हो सकता है यहाँ कहीं है, जैसे मैं बोल रहा 7 है इसका आंसर, तो इसका मतलब IRMS तो यहाँ पे कहीं फॉल कर रही है, आई नॉट यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है ना। ये क्या चीज़ है? ये मतलब आप बोल सकते हो आई मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है अल्टरनेटिंग करंट, ये 0 वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है इस पॉइंट पे। IRMS कहीं इन दोनों के कहीं बीच में फॉल करता है, 0 और 10 के बीच में कहीं फॉल करता है, तो 7 जैसे लिख दिए, तो मान लो ग्राफ में बताऊंगा तो यहाँ कहीं IRMS फॉल कर रहा है। तो आई नॉट में और IRMS में क्या रिलेशन है, इसको फाइंड करते हैं। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए जैसा कि नाम हमें क्या बता रहा है, नाम हमें बोल रहा है सर क्या करो, रूट मीन स्क्वायर करो, क्या करो, रूट मीन स्क्वायर करो, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब रूट मीन स्क्वायर करने के लिए पता क्या करना पड़ेगा, अगर हम एग्जैक्टली ऐसे चल पड़े तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बड़ा लंबा सा काम है। अब सोचो तुम्हें 0 से 10 तक की वैल्यूज हैं, इसका मतलब इसके पास कितनी वैल्यूज होंगी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, और छोटा कर लो 0.001, 0.002। अब इसकी तो n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं यार, तो करना क्या पड़ेगा पता है तुम्हें, एक हिसाब से देखा जाए तो जितनी भी इसकी वैल्यूज है ना पहले सबका स्क्वायर करो। जैसे मान लो 0.1 आया 1, ऐसे करते करते बढ़िया आएंगी, बस I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, ऐसे करते 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 IN आ गया, इन सबका स्क्वायर करो पहले, फिर भैया डिवाइड कर लो n के साथ, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर है ना, RMS का मतलब क्या है, RMS का मतलब है स्क्वायर करो, ठीक है। रूट का मीन का स्क्वायर करना है, ये देखो स्क्वायर किया मैंने करंट का, मीन निकाल लिया डिवाइड बाय n करके, अब इसका रूट निकाल लो, ये हो गई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर डायरेक्टली हमें ऐसे निकालनी हो ना, 0 to 10 एम्पियर करंट की भैया रेंज है, तुम्हें रूट मीन स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जितनी भी वैल्यूज आती है ना करंट की, मान लो 0.1 आ गई, 0.2 आ गई, 0.3, ऐसे करते करते कितनी वैल्यूज आएंगी भाई साहब, बड़ी वैल्यूज आएंगी। उन सब वैल्यूज को एक एक करके स्क्वायर करो पहले, फिर ऐड करो, फिर डिवाइड करो n के साथ, निकल गया मीन स्क्वायर। अब रूट भी करो, फिर निकला रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब अगर इसी मेथड से चल पड़े तो थोड़ा सा तुम्हें तकलीफ होगी, है ना, मुश्किल होगा, ऐसे कैसे निकालेंगे सर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो फिर हम वो जो रिलेशन हमने निकालनी है किसके किसके बीच में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ द करंट, आई नॉट के और IRMS के बीच में अगर वैल्यू निकालनी है, जैसे तुम्हें पता है IRMS कहीं यहाँ ऐसे फॉल कर रही है ना, IMAX यहाँ फॉल कर रहा है, ये ऐसी IMAX को आई नॉट भी कहते हैं। आई नॉट और IRMS में क्या रिलेशन है, कैसे फाइंड करेंगे, अगर इसी तरीके से चले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक बिल्कुल इजी वाला मेथड तुमको मैं बताता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया सबको, क्लियर है अच्छे से, पक्की बात है, मिटा दूँ। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स पे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, फिर मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको पता सिंपल इंटीग्रेशन है, और 2 ही मिनट में आपको समझ आ जाएगी पूरी बातें क्या हो रही हैं, ठीक है। अब हमने डेरिवेशन ड्राइव करनी है फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे बताओ, हम यूज़ करेंगे इसी हीट वाले कॉन्सेप्ट को, कि भैया क्या होगा, इसी हीट वाले कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि एक रजिस्टर में से करंट को फ्लो करवा रहे हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवा रहे हैं। चलो एक बार फिर से यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ ताकि तुम्हें और इजीली पता चल जाए क्या हो रहा है। एक बार सपोज करो DC करंट फ्लो करवाई, और एक बार मैंने सेम रजिस्टर में से मैंने AC करंट फ्लो करवाई, सही है। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ भाई बताओ, DC करंट, एक बार कौन सी कर रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो होती है DC करंट का तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को अगर वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हो, I नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। AC जनरेटर में हमने फाइंड किया था, ये निकला था हमसे, है ना, फाइंड किया था, आया था हमारे पास ये वाला आंसर। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट की शक्ल तो ऐसी होती है। डायरेक्ट करंट तो हमें पर्टिकुलरली इसकी एक वैल्यू पता है, तो चलो वो वैल्यू कितनी है, मान लो I उसकी वैल्यू है, जैसे मैं 7 एम्पेयर बोल रहा था ना, मान लो I इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। टी बदलो सब कुछ बदलेगा, टाइम के साथ साथ करंट बदलती आ रही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अच्छा इसने कितनी हीट प्रोड्यूस करनी है, इसने कितनी हीट प्रोड्यूस करनी कैसे निकालोगे, मान लो टाइम टी में इसने कितनी हीट प्रोड्यूस की, I स्क्वायर आर टी। और मैं कह रहा हूं अगर सेम ही हीट सेम टाइम में, अच्छा इसने कितनी हीट प्रोड्यूस करनी है उसी टाइम में, I स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब सोचो, सुनो यहाँ पे ध्यान से, सेम टाइम
सेम हीट प्रोड्यूस करेगा। सेम टाइम सेम, अगर ये ऐसा होता है सेम टाइम में, अगर सेम टाइम में अगर सेम हीट प्रोड्यूस होती है तो हम बोल रहे हैं कि भैया इस करंट को, ये जो डायरेक्ट करंट की तुमने वैल्यू लिखी जो तुम्हें पता है कि कांस्टेंट है, इसी करंट को तब हम क्या कहेंगे, रूट मीन स्केयर वैल्यू कहेंगे। यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी बोल सकता हूं। पक्की बात है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि सेम रजिस्टर में से सेम टाइम पे हम करंट फ्लो करवाएंगे और अगर सेम ही हीट प्रोड्यूस हो जाए तब जितनी इस करंट की वैल्यू आएगी ना, डायरेक्ट करंट की वैल्यू जितनी आएगी, उस करंट को ही बोल दो कि भैया यही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इसके साथ कंपेयर करते हुए अल्टरनेटिव करंट की इसकी तो ऐसे वैल्यू मिलेगी नहीं, कंपेयर करके निकाल रहे हैं हम लोग। सही है, क्लियर है? अब चलते हैं डेरिवेशन पे, अब देखो डेरिवेशन पे सपोज करते हैं, डेरिवेशन पार्ट लिखो, लेट अस कंसीडर डेरिवेटिव पार्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग सो दैट कि अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। लिखो लेट अस कंसीडर, सपोज करते हैं, लेट अस कंसीडर कि ये जो करंट आई चल रही है ना इस वाले सर्किट में, कौन सी अल्टरनेटिव करंट आई चल रही है सर्किट में, है ना, मान लो dt टाइम के लिए ये फ्लो कर रही है, बड़े छोटे से समय के लिए फ्लो कर रही है। लेट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट flowing in a through a resistor R, ऐसे बोलो, through a flowing through a resistor R, कितने समय के लिए, for time dt। चलो थोड़े से समय के लिए चेक करते हैं पहले कि यार इतनी करंट छोटे से समय के लिए अगर चल रही है, dt टाइम के लिए चल रही है, तो मुझे बताओ कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करेगा। वो थोड़ी सी हीट अगर फाइंड करनी है देन स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा भाई साहब, थोड़ी सी करेगा, तो कितनी करेगा, मान लो DH, फार्मूला क्या कहता है, आई स्क्वायर आर डी टी, है ना, DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी आ जाएगा कि नहीं आएगा? मित्रों समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, हवाई यात्रा तो नहीं हो रही है ना, पक्की बात है, ठीक है। फिर DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। अच्छा, अल्टरनेटिव करंट के आई की वैल्यू कितनी है, अभी तो देखिए भाई साहब, आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू डाल दो, कितना आएगा, आई नॉट का स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन गया, आर डी टी बन गया, डाल दो उसकी वैल्यू। DH इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। मित्रों बोला करो, ऐसा नहीं ना हो कि लोगों को लगे कि खाली टैक्सी है, जनता भी है मेरे साथ, जनता नहीं है, क्यों मित्रों? जनता ने कुछ खाया नहीं है, भूखी प्यासी जनता बैठी है रैली में, क्या करेंगे, है ना मित्रों? देख लो प्राण निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है खाने का, सर छोड़ नहीं रहे हैं, कभी कभी लगता है इसको फीस नहीं देंगे, ये बड़ा टॉर्चर कर रहा है, फिर देखते हैं बेचारा गरीब है, दे देंगे, तरस भी आता है मास्टर पे, डबल माइंडेड हो रहे हो। तो चलिए आ जाओ वापस मैदान में। तो देखो एक काम करते हैं यार, हमने हीट निकालनी है भाई, कितने टाइम के लिए, भाई कितने टाइम के लिए, तुम डीसी कितने टाइम के लिए फ्लो करवा रहे थे, टी टाइम के लिए, अल्टरनेटिव करंट भी कितने टाइम के लिए फ्लो करवानी है, टी टाइम के लिए, तो भैया टी टाइम के लिए फ्लो करवानी है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, है ना। नाउ लिख लो, नाउ द टोटल हीट प्रोड्यूस बाय द अल्टरनेटिंग करंट आई फॉर द टाइम टी विल बी, नो द टोटल हीट करंट, टोटल हीट जो मिलेगी कितनी मिलेगी, लिखो इसको, तुम लिखो, नो द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट आई इन टाइम टी विल बी, बताओ कितनी आएगी, टोटल हीट कितनी आएगी बताओ, इंटीग्रेशन कर लूँ, चलो जी इंटीग्रेशन कर लो, DH यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लूँ, क्या लिमिट है टाइम की, 0 से लेके कहाँ तक जाना है मुझे, T टाइम तक जाना है, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, ठीक है भाई। रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो ज़रा, चल रही है, चलो शुक्र है भगवान का। चलिए जी, स्पेस खत्म हो गई ना इसमें, डिलीट किया कुछ मैंने तो, चलो अब देखो यहाँ से मुझे मिल जाएगा H तो मिल गया, लेकिन अब देखो
कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है क्या? नहीं होती भाई साहब, नहीं होती है। तो आई नॉट पी की वैल्यू, एक वैल्यू पर्टिकुलर है, कांस्टेंट है, निकाल दो बाहर। आर रजिस्टर को बदल रहे हो क्या तुम लोग? नहीं बदल रहे हैं सर, हम इतने दल बदलू नहीं है, नहीं बदल रहे हैं। तो कितना आया? 0 to t साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी। अब आपको करनी है इंटीग्रेशन किसकी? साइन स्क्वेयर ओमेगा टी की। लेकिन अगर इंटीग्रेशन करनी हो और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और उसका अगर स्क्वेयर हो तो इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है। तो इसीलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक फार्मूला खोजते हैं। तो साइन स्क्वेयर थीटा, हाँ जी बोलिए क्या आंसर है इसका? तो देखिए हमारे सिर्फ डॉक्टर नहीं, इंजीनियर भी बड़े काबिल हैं। 1 माइनस कॉस, हाँ बड़े अच्छे, स्क्वेयर थीटा लिखूंगा। फिर यहाँ पे होता कुछ, हाँ तो तुम जैसे इंजीनियर होंगे तो भी बेड़ा घर की है, स्क्वायर नहीं होता। इस स्क्वायर को हटाने के लिए तो फार्मूला को ढूंढ रहा हूँ, तो इसके अंदर भी स्क्वायर लेके आ रही है, फायदा क्या है उसका? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है भाई साहब। ठीक है मित्रों, हाँ इंजीनियरिंग करना लेकिन कोई पुल नहीं बनाना, ठीक है ना, खासकर रेलवे वाला तो मत ही बनाना। 10-15 नहीं, ये तो 10-15 100 को लेके जाएगी फिर, ठीक है। तो एज वी नो दैट लिख लो, जैसे लिखते हो तुम, पता हो ना हो लेकिन लिखते हैं एज वी नो दैट, परंपरा है। तो लिख लो एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। समय को ना देखें क्योंकि एक को हम खत्म करके ही छोटी करेंगे, समझे बात? ठीक है, लिख लिया एज वी नो दैट। तो चलिए काम करते हैं, इसकी जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या आएगा फिर बताओ? h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर, कितना आएगा? 0 से लेकर t तक चलिए, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 डी टी, है ना? सही है मित्रों, सही है? चलिए अब एक काम करें, इस 2 को भी अलग कर लेते हैं यार, क्या ही काम है इसका, है ना? तो h इज इक्वल टू कितना आएगा? आई नॉट स्क्वेयर डिवाइड बाय 2, किसकी इंटीग्रेशन करनी है मेरे को? 0 से लेकर t तक, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t की डिफ्रेंसिएशन करनी है dt। ठीक है, एक काम करें, इसकी भी करेंगे डिफ्रेंसिएशन, इसकी भी करेंगे, 1 की भी करेंगे, कॉस 2 ओमेगा टी भी करेंगे अलग अलग से। तो क्या आएगा? h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर 2, इंटीग्रेशन करनी है किसकी? 0 से लेकर t तक 1 dt, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे हम किसकी? 0 से लेकर t तक कॉस 2 ओमेगा टी dt की, कॉस 2 ओमेगा टी dt की करेंगे हम इंटीग्रेशन। आती है? किसी को जाती है? आती है ना? देखते हैं कितना आती है। अब देखो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर डिवाइड बाई 2, क्या आएगा इसका आंसर? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसल, आएगा हमारे पास t, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। इसका क्या आएगा बताओ? कॉस की साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक जाना है। लेकिन ये ओमेगा किसी काम की नहीं है यहाँ पे। क्यों काम का नहीं है ये ओमेगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ 0 होने वाला है, काम में आएगा सिर्फ t, ठीक है। तो इस ओमेगा को देख के खुश मत हो, ये किसी काम का नहीं है हमारा ओमेगा। तो देखो h इज इक्वल टू क्या आएगा? आई नॉट स्क्वेयर आर बाई 2, करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आएगा? t माइनस 0। इसको करें, देखो क्या करते हैं इसको, 1 बाय 2 ओमेगा बाहर निकाल लो, साइन 2, ये ओमेगा होती है किसके बराबर होता है बताओ? ओमेगा की वैल्यू बताओ क्या होती है? 2 पाई न्यू। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई न्यू, और न्यू क्या होता है? 1 बाई टी, तो 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं इसको। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है। ओमेगा की ये वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, ठीक है। नहीं पता तो लिख दो एज वी नो दैट, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 पाई बाई
टी। अच्छा, अब करूँगा इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। शांति क्यों इतनी, नहीं समझ आ रहा क्या, है ना? तो देखो अपर लिमिट में क्या करूंगा, इस टी की जगह पे क्या करेंगे, पहले ये वाला टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस साइन 2 पाई बाई टी, इसी टी की जगह पे लोअर लिमिट क्या है 0, है ना? अब बताओ क्या बताओगे, टी और टी कैंसल, ये क्या बना साइन 0, ये क्या बना साइन 4 पाई। तो क्या इसका क्या आंसर आएगा टोटल, इस पूरे का टोटल आंसर क्या आएगा बताओ? साइन n पाई की वैल्यू क्या आती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0, जितने मर्जी पाई लेके आओ 0। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरी ये टर्म कितनी आ गई 0। तो कहानी यहाँ पे इसकी और आसान हो गई, h इज इक्वल टू आई नॉट स्केयर r डिवाइड बाय 2 इंटू टी। हाइट नहीं क्या है, हीट की वैल्यू क्या आई, आई नॉट स्केयर आर टी डिवाइड बाय 2, आई नॉट स्केयर आर टी डिवाइड बाय 2। ये आ गई मेरे पास हीट की वैल्यू, किसके लिए आई ये इसके लिए आई जब अल्टरनेटिंग करंट इस सर्किट से फ्लो हो रही थी, जब अल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर आर में से फ्लो कर रही थी, तो उसने कितनी हीट प्रोड्यूस करनी है, H इज इक्वल टू आई नॉट स्केयर आर टी डिवाइड बाय 2। ये अमाउंट ऑफ हीट इसने प्रोड्यूस करनी है, समझ आ रहा है? जब एक अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर आर में से टाइम टी के लिए फ्लो करेगी, कितनी हीट प्रोड्यूस करनी है उसने, ये इतनी हीट प्रोड्यूस करनी है। लेकिन आपको जो डेफिनेशन बताई गई है उसमें कहता है सेम टाइम में अगर डायरेक्ट करंट उतनी ही हीट प्रोड्यूस करते तो उस टाइम आपके पास कितनी हीट प्रोड्यूस होनी है, डायरेक्ट करंट अगर सेम टाइम में प्रोड्यूस करेगी तो आई स्क्वायर आर टी। लेकिन अगर ये सेम होता है, मतलब सेम टाइम पे सेम हीट अगर प्रोड्यूस होती है, तो इस टाइम पे जो डायरेक्ट करंट होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहता है कि h की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, वो देखो लिखिए वहां पे आई स्क्वायर आर एम एस आर टी। भाई सेम हीट प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती है, डेफिनेशन ये कहती है कि भाई सेम हीट अगर प्रोड्यूस होती है तो आप उस टाइम जो डायरेक्ट करंट में जो डायरेक्ट करंट में जो करंट की वैल्यू होगी उसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल दो, तो बोल दिया हमने। तो फिर सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसका क्या मतलब है, बताओ क्या मतलब है इसका? मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, कर लो इक्वेट। नो, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको रखो फर्स्ट, इसको रखो सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा बताओ, आई स्क्वायर आर एम एस आर टी शुड बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइड बाय 2। कुछ करता है कि नहीं करता है, आर करता है सर, टी करता है सर, और मत काटो कुछ, फिर क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। आई स्क्वायर आर एम एस किसके बराबर आया, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ गया। तो आपको क्या निकालना है भाई साहब, आपको सिंपल आई आर एम एस निकालना है कि इसकी वैल्यू पीक वैल्यू के साथ कैसे रिलेट करती है। तो क्या आएगी बताओ, आई नॉट डिवाइड बाय रूट 2 नहीं आएगा क्या, खत्म आंसर, यही है इसका आंसर। इसको निकालोगे पता कितना आता है ये, अगर रूट को डिवाइड करोगे 2 के साथ तो पता क्या आएगा, आई थिंक कितना आएगा 0.07 करना, आई नॉट के बराबर आता है मुझे यहाँ तक लग रहा है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी आई 0.070 आई नॉट, ये है ना। अच्छा एक बात समझ रहे हो यहाँ पे, आप क्या समझ रहे हो, इस इक्वेशन से आपको ये चीज़ पता चल रही है कि जो हमें एक्चुअली में जो वैल्यू मिल रही है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल रही है अल्टरनेटिंग करंट की, जो की वैल्यू दिखती है हमें मीटर में, कितनी एम्पेयर तुमने यूज़ कर ली, वो पीक वैल्यू से कम है। आई नॉट को डिवाइड किया जा रहा है किसी चीज़ के साथ, तो पीक वैल्यू से कम है। तो इसका मतलब अगर आपके घर में मीटर में दिखा रहा है भाई 10 एम्पेयर, इसका मतलब वो आई आर एम एस की वैल्यू को शो कर रहा है। वहाँ पे जो मीटर में दिखाते हैं ना घर में, जो हमें बिजली मिलती है और जो मीटर शो करता है वो में आई आर एम एस वैल्यू शो करता है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू शो करता है। अगर आपके मीटर में दिखा रहा है 10 एम्पेयर, इसका मतलब आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो करंट आ रही है, वो कितनी एम्पेयर की होगी, हो सकता है वो 12-13 एम्पेयर की भी हो, क्योंकि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी में उसकी वैल्यू 13 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और आपको 10 दिखा रहा है क्योंकि आप उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे हो, है ना। और अगर आपको 220 वोल्ट मिल रही है आपको घर में, ई आर एम एस, ये ई आर एम एस की वैल्यू होती है, ई एम एफ ऑफ रूट ई आर एम एस क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, है ना, वोल्टेज। तो ये अगर आपको 220 मिल रही है, इसका मतलब एग्जैक्टली आपको 220 मिल रही है क्या, नहीं, हो सकता है किसी टाइम टी में 240 भी हो, 240 भी हो, 240 भी हो, 230,
40, 50, 60, 300 कुछ जाती है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ बिल्कुल, इसकी पीक वैल्यू कितनी आती है करके देखो ना यार। अभी देखो, अगर आपको मिल रही है 220 वोल्ट, उतारो उसको जल्दी, और जिन्होंने कर लिया वो लिखो 220 वोल्ट अगर आप घर में मिल रही है तो उसकी पीक वैल्यू कितनी होती होगी। फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ ERMS की वैल्यू दे दी 220 वोल्ट। ERMS, IRMS लिखा ना यहाँ पे, इसको ERMS कर दो। ERMS की वैल्यू दे दी आपको 220 वोल्ट, ठीक है। और आपको बोलते हैं बताओ पीक वैल्यू कितनी होगी इसकी। एक टाइम आएगा ना पीक वैल्यू आएगी, कितनी आएगी बताओ। √2 से मल्टीप्लाई करना है यार, और क्या करना है, कौन सी इसमें बड़ी फिजिक्स चल रही है। मैं बोल रहा हूँ I0 निकालो एक हिसाब से, पीक वैल्यू निकालो, और IRMS की वैल्यू दे रखी है, √2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है बताओ। कितना आंसर है इसका? 311 आ रहा है। इसका मतलब ये तो धोखा हो रहा है यार। तुमको लगेगा मुझे 220 वोल्ट का झटका लग रहा है, और क्या पता जब तुम टच कर रहे हो उस टाइम झटका कितना लग रहा हो, 311 वोल्ट का। तो मुझे बताओ खतरनाक कौन, AC या DC? AC ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी उस हिसाब से। आप बोलेंगे भाई 220 का झटका DC का लेना है या 220 का झटका तुमने AC का लेना है, तो तुम किसका लेना पसंद करोगे? फिलहाल तो किसी का नहीं लेना पसंद करोगे। लोगे तो क्या होगा, हल्का हल्का महसूस होगा, शरीर नीचे पड़ा होगा, आत्मा उड़ रही होगी ऊपर की तरफ, यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर एक पास ज़्यादा डेंजरस कौन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, विच इज़ मोर डेंजरस, 220 DC वोल्ट और 220 AC वोल्ट। तो तुम लोग क्या बोलोगे, 220 AC वोल्ट। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हमें जो 220 वोल्ट वहाँ पे दिखाई जा रही है ना, वो ERMS वैल्यू दिखा रहा है, उसकी पीक वैल्यू। इसका मतलब किसी समय किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी में जो उसकी पीक वैल्यू मिलनी है वो कितनी मिलनी है, वो तो 311 वोल्ट मिलनी है। 220 का वोल्ट का झटका दिखा के हमें 311 का झटका दिया जा रहा है ना। तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अब आपको पता चल चुका है कि घर में हमें 220 वोल्ट मिल रही है, इसका मतलब किसी समय इसकी वोल्टेज 311 भी होगी। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। कल इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, 2-3 है टाइम, समय का अभाव, 8:15 हो चुके हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, भूख लग गई है, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। तो आज इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए मनास फिजिक्स क्लासेस इस टब्बर के साथ।